मैं आपके पास आऊंगा। यहाँ कुछ बड़ी अपडेट्स आई है यहाँ पे। ये देखिए, एक तो बड़ी अच्छी न्यूज जो ईरान की, अभी ब्रिज का तो आपने सुना था, जिसको हमला करके अमेरिका ने एक पुल को गिरा दिया था, और उसे 72 घंटे में ईरान ने फिर बना करके और उस पर ट्रेन दौड़ा दी थी। वो काफी चला। और यहाँ पे देखिए, हसन रिजवी साहब लिखा है, जंग में ईरान के 40 से 50 हजार मकान टूट गए, जिसमें से 10 से 15 हजार घर बनाकर लोगों को सौंप दिए गए। 10 से 15 हजार, यानी एक तरफ गिराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ तामीर हो रही है। लेकिन इजराइल में अगर हम देखें तो जो जून 2025 में गिरा था, अभी उसकी भी रिपोर्ट है कि वो तामीर नहीं हो पाया है। वहां मजदूरी नहीं है, वहां लोग ही नहीं, वहां बनाए कौन, वहां पे जाए कौन, मजदूरी कौन करे। और जो किराए के मकान में इस भरोसे के साथ दिया था कि आप किराए के मकान में रहो, कि हम तुम्हें किराया देंगे, यानी सरकार उसका किराया अदा करेगी, वो सरकार किराया भी नहीं दे रही, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये अगर देखा जाए, और ईरान कितनी तेजी से अपने आप को स्टैंड कर रहा है। राशिद साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि हालत जंग में होने के बावजूद आप देखिए किस तरह से वो अपने आप को स्टैंड कर रहा है। इसके साथ साथ एक और खबर जो अमित शुक्ला जी ने दिया, अमित शुक्ला पाठशाला, मुमताज भाई, आज पाकिस्तान के 15 फाइटर जेट सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया है। आखिर वजह क्या है, क्यों लैंड किया है, ये पूछ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, हसन रिजवी साहब ने लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान ने अपनी एलीट फौज तैनात कर दी है, अमेरिका ने भी घेराबंदी शुरू कर दी है, समझो बिगुल बच चुका है। लेकिन रूस की एंट्री हुई है। नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने तो ओपनली कहा है कि अमेरिका का हम पर भारी दबाव है कि आप साथ दो, लेकिन हम साथ नहीं देंगे। दबाव तो है, लेकिन उस तरह से यहाँ नहीं होगा। राजा सिंह राजपूत साहब आगे इस्तकबाल है, उन्होंने लिखा है कि इजराइल की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, और उसकी अपनी सरकार ही अपनी पुलिस के द्वारा अपनी जनता के विरोध प्रदर्शन का दमन कर रही है। वहां बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल सही है। और हर सैटरडे को, हर वीकेंड पे वहां प्रोटेस्ट होता है, मैं आपको बता दूं। यानी वहां गैदरिंग जो है हर सैटरडे को वहां पे रेगुलरली जो है हो रहा है, ऐसे तो होता ही रहता है। तो ये वहां की सूरत हाल में बिल्कुल ये सही है। और घेरने की बात भी है, और दूसरा ये कि दुनिया के सामने अपने आप को पेश करने की बात है कि भाई किसी तरीके से पेश करें, क्योंकि हर जगह तो थू थू हो रही है, हर जगह जो है इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और इनसे लोग जो है वो अलग थलग पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अब इजरायली जो लोग हैं, उनको अगर आप देखें तो वो वीजे भी अब इनको खत्म किए जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, और यही घबराहट है, यही घबराहट है कि आप देखिए अलग अलग तरह के बयान। अब लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो बातचीत बंद हुई है, इसके पीछे इजराइल था। ये यहूदी लॉबी या नेतन्याहू लॉबी का फोन आया था, और उसके बाद, वरना बातचीत अच्छी चल रही थी, भाई दूसरे दिन बात हो जाती और आगे बात बढ़ती। आखिर ये कौन सी वजह थी, इतनी जल्दबाजी क्या थी कि अचानक जो है वो बातचीत टूट गई कि नहीं साहब ये तो मान नहीं रहे। यानी आप ये बताइए, क्या आपको लग रहा था राशिद साहब की पहले ही बार में, भाई इससे पहले 5 राउंड की बात हुई, फिर जब दूसरी बार शुरू हुई तो 3 राउंड की बात हुई, क्या वजह हुई कि पहले ही राउंड भी पहला राउंड भी मुकम्मल नहीं हो पाया? क्या इसलिए कि इतवार को सुनवाई थी? मैं बार बार जब फोकस कर रहा हूं, लोग भले ही इस पे तवज्जो न दें, लेकिन वजह क्या है? क्योंकि इतवार को, यानी आज, बेंजामिन नेतन्याहू की कोर्ट में समाअत थी, वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही कि हुआ क्या, क्या हुआ, क्या नेतन्याहू गए नहीं गए, क्या हालात है क्या नहीं है। क्योंकि वहां तो कह दिया होगा कि साहब वो जंगबंदी तो हुई नहीं, बातचीत फ्लॉप हो गई, सुबह रिपोर्ट देनी थी, रात में इसलिए सब तय हो गया। तो क्या ये हम माने कि इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू का प्रेशर था? वरना कम से कम जब पाकिस्तान आप गए थे, पाकिस्तान के कहने से आप गए थे, उसको आपने एक सालिस बनाया था, मीडिएटर बनाया था, जैसे भी आप बनाया था, हम कह रहे जैसे भी बनाया था,
तो अगर वो कह रहा था कि साहब रुकिए थोड़ा, बातचीत और कर लीजिए, एक दिन का और वक्त दे दीजिए, तो कौन सी इतनी जल्दबाजी थी? क्या इतना डर था कि नहीं साहब अब तो हम जाएंगे, अब तो हम जाएंगे? हा? या तो ये पाकिस्तान की किरकिरी कराने आए थे, और या ये अपनी किरकिरी कराने आए थे, या ये बताने आए थे कि साहब अभी भी नेतन्याहू का ही होल्ड है अमेरिका पे, वो जो जैसा चाहेगा वो था क्या? या तो फिर ये बहुत खूबसूरती से जो ऐलान कर दिया था इतना बड़ा ये डोनाल्ड ट्रंप ने कि पूरी सभ्यता का खात्मा आज रात हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है सभ्यता का तो खात्मा होना नहीं था, बल्कि हाँ जो नई सभ्यता हुई थी उसका जरूर हो जाता है, ऐसा लग रहा है। तो सवाल ये है कि था क्या राशिद साहब, ये था क्या इतनी अचानक? अचानक से, क्योंकि इससे पहले भी भाई 2 बार हुई ना बातचीत, जैसे भी हुई हो, भाई 3 राउंड चली, पहले में 5 राउंड चली, तो कम से कम 1 राउंड तो पूरा हो जाता। ये हड़बड़ी क्या थी, जल्दबाजी क्या थी, कौन था इसके पीछे? राशिद साहब कोई तो वजह होगी। जी, इसके पीछे पूरी यहूदी लॉबी है। और पूरी यहूदी लॉबी इसलिए है कि अभी ईरान से जंग कंटिन्यू करना चाहते हैं और ईरान को अमेरिका से भिड़ा के रखना चाहते हैं। इनका पूरी कोशिश है लेबनान को कब्जा करना और इधर भिड़ा करके उधर अपना काम ये करना चाहते हैं। अभी आपको गाजा की कोई स्टोरी पता ही नहीं गाजा के अंदर कितने अंदर तक घुस गए होंगे, कहाँ तक कब्जा कर लिए होंगे, वेस्ट बैंक में कहाँ तक घुस गए, कहाँ तक कब्जा कर लिए। पूरी दुनिया खाली कवर कर रही है, अमेरिका ईरान हुर्मुज को कवर कर रही है। वहां के बारे में कोई तो पूछताछ हो नहीं रही है, वहां क्या हो रहा है। हमले हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। कल रात में जेडी वेंस वहां पर बैठे हुए बात कर रहे थे, पूरा वर्ल्ड मीडिया लगा हुआ था और वहां पर हमले चल रहे थे, फास्फोरस बम मारे जा रहे थे। तो ये लोग हमेशा इसी काम में माहिर है, डिस्ट्रक्टिव है ये लोग। और इनकी लॉबी अगर इसी से तो यूरोपियन लोग छुटकारा चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन इनकी जात को नहीं पहचानते, इन्होंने ही तो भगाया था, इन्होंने ही तो मारा था इन लोगों को। पुर्तगाल से भगाया गया तो और दूसरी जगह फैल गए। जर्मनी कहाँ है आपका, वही तो है, वहीं से तो मार के भगाए गए थे। हिटलर ने इनको कायदे से काढ़ा था इनकी हरकतों के ऊपर। हमको हिटलर ने जो अब बेगुनाहों को मारा उस तक मतलब उसकी तारीफ करने का मन तो बिल्कुल नहीं करता। उसने जेनोसाइड किया था। लेकिन जब इनकी हरकतों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक पल के लिए दिमाग में आता है कि हाँ हिटलर ने इनके साथ सही किया था। ये इसी लायक थे कि जिसने तुमको जमीन दी रहने के लिए, जिसने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम उसी को बेघर करने लगे, तुम उसी को मारने लगे, तुम उसे भी जुल्म करने लगे। तो तुम तो उस लायक थे ही। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, और एक दिन और दे चुका हूं, ये अपना 100 साल कभी पूरा नहीं कर पाएंगे किसी भी देश में। ये आप याद रखिएगा। जर्मनी में भी 100 साल नहीं पूरे कर पाए थे और इसराइल में भी नहीं कर पाएंगे 100 साल पूरे ये। अभी इनका देखिए, मेरे ख्याल से 48 को इन्होंने अपना वो बनाया था, एज ए देश घोषित किया था 1948 में। अब इसको ये 2048 तक तैयारी करेंगे कि हम अपना गोल्डन जुबली मनाएंगे। लेकिन इनको गोल्डन जुबली मनाने का मौका नहीं मिलेगा मुमताज भाई। जो हरकतें ये कर रहे हैं और जिस हिसाब से खलीफा बोल रहे हैं, खलीफा के अंदर अगर 1% गैरत, 1% गैरत अगर जाग गई और वहां से इन्होंने हटवा दिया, जुलानी को बुला लिया, बशर अल असद को, फिर आप तमाशा देखिए, फिर आप चैन देखिए, फिर आप लाइन देखिए। यहाँ से यहाँ से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान, लेबनान से तुर्की, सब मिला रहेगा, सब फुट ऑन ग्राउंड चलता रहेगा। इतने लोग हैं घुसने के लिए लेबनान इसराइल में, हुथियों को मिला करके, इराकी मिलिशिया को मिला करके, सीरियन को मिला करके, इतने लोग हैं जितनी वहां की आबादी नहीं है। जितने लोग जाके घुस के बैठ जाएंगे इसराइलियों घर में, इनको भगा देंगे, तब भी वहां की आबादी 1 करोड़ हो जाएगी। लेकिन खलीफा ऐसा करेंगे नहीं। खलीफा को भी डर लगता है कहीं हमको इसराइल मरवा ना दे। वो जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं ना, पहले फोन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद डायलॉग डिलीवरी करते हैं खलीफा।
आपका बिजनेस चल रहा है, आप कर रहे हैं, बिजनेस खत्म कर दिया। दुनिया दिखाने के लिए आपने तेल अवीव से अपना राजदूत बुला लिया, एम्बेसडर बुला लिया वापस आपने, लेकिन इजराइल का एम्बेसडर तो अभी भी वही है। आपने इजराइल को एक राष्ट्र का दर्जा दिया हुआ है, खत्म कर दो आप, हम जाने। उसके एम्बेसडर को आप अंकारा से हटा दो, कहो अंकारा छोड़ो 24 घंटे में, और हम इजराइल को देश का दर्जा नहीं देते, खत्म करते हो देश का दर्जा। लेकिन आप तो उसको तेल दे रहे हो। अजरबैजान से आता है आपके टापू पर, और फिर आपके यहां से आता है सीधे यहां इजराइल। आप किस बेस की बात कर रहे हो? कौन सी यकजहती की बात कर रहे हो, किस इस्लाम की बात कर रहे हो, किस उम्मा की बात कर रहे हो आप? तो इजराइल की जो लॉबी है, ये ही सारे फैसले, जो पहले आप देखते हैं कि एक फैसला बहुत सॉफ्ट आता है जो उम्मीद की किरण दिखाता है, फिर दूसरा फैसला हार्ड आ जाता है, तो ये लॉबी नहीं जीने देगी। और जितने सारे आर्मी में फेरबदल हुए हैं, इसी लॉबी ने करवाए हैं। आर्मी चीफ के साथ साथ 20 बड़े जनरल हटाए गए हैं, 20 बड़े जनरल हटाए गए हैं। इनकी शिनाख्त किसने किया था? इन्हीं लॉबी ने किया था, यहूदियों की, कि इनको इनको हटा दो, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाएंगे, ये फौज को भड़काएंगे, ये फौज को तैयार नहीं होने देंगे, इन लोग को हटा दो आप। तो अब उनको हटाने के लिए आप देखिए क्या गेम चला गया, ताकि हम जिनको भेजें लड़ने के लिए वो वहां पहुंच जाएं, कोई इनकार ना करे। पेंटागन में भी रिजिग्नेशन हुए हैं, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं हुए हैं। लेकिन राशिद साहब, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। ये जो बात चल रही, चलिए एक न्यूक्लियर वाली बात आ गई, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड की बात फिर शुरू हो गई। ये बूट्स ऑन ग्राउंड की बात आती क्यों है? कैसे बूट्स ऑन ग्राउंड ये कर सकते हैं? कौन सा मतलब, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये मुमकिन ही नहीं? बूट्स ऑन ग्राउंड तो ये गाजा में नहीं कर सके अगर देखा जाए तो। भाई गाजा में जा करके क्या इन्होंने झंडा लहरा दिया या वहां पे क्या कर लिया? वहां से भागे। हाँ, ये लेबनान में भी जा रहे थे, ये हिजबुल्ला को के साथ खत्म, क्या हुआ? वहां से भागना पड़ा पीछे। तो ये ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड का क्या मतलब है? कैसे करेंगे? 5,000, 10,000, चलिए 50,000 भी लगा देंगे, तो क्या ये मुमकिन है कि ईरान में उतर करके और बूट्स ऑन ग्राउंड कर दे? तो फिर ये क्यों चर्चा हो जाती इतना? फौज उतर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की बातें। जी मुमताज भाई, देखिए हम आपको आज एक चीज और बताते हैं। ये जिस तरीके से लोगों को कॉल कर रहे हैं कि आओ घेराबंदी करें, अब फिर से ये यूरोप की तरफ घूम रहे हैं, आओ घेराबंदी करते हैं। एक ब्रिटेन है जो उसने एक गेम खेला, कई देशों से ऑनलाइन उसने बात की। ऑनलाइन बात करने के बाद लोगों से कहा कि हम लोग बात करेंगे ईरान से। ईरान से बात करने के बाद उसका स्टेटमेंट आया स्टेमर का कि हुर्मुज को फ्री होना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ इतने देश हैं, हम लोग वहां के हालात को नॉर्मल करेंगे। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज, आज भी आर्मी सोल्जर्स का एक प्लेन ब्रिटेन के एयरपोर्ट है जिसका नाम है कि रेफ मेडनहाल। रेफ मेडनहाल से जो ब्रिटेन का एयरबेस है, आर्मी एयरबेस है, वहां से सीधे लैंड किया है वो टेल अवीव में। मोबाइल में उस प्लेन की हलचल हम करीब 40 मिनट तक देखते रहे। वो वहां से चला था, जब करीब आधा घंटा टाइम बचा हुआ था उसको पहुंचने में, साइप्रस से पहले ही, तो हमने ये देखा कि वो जा रहा है। जब तक वो लैंड नहीं हो गया हम मोबाइल देखते रहे। दूसरा, जो मलोनी ने एक चीज कह दी थी कि हम नहीं चाहे, हम अपना एयरबेस नहीं देंगे, इटली अपना एयरबेस नहीं देगा।
किसको नहीं देगा? अमेरिका को नहीं देगा। और हमने देखा है कि वही ऑस्ट्रिया, वही जर्मनी, वही इटली के ऊपर से उड़ता हुआ, तुर्की के ऊपर से होता हुआ वो जहाज सीधा आया, आ करके लैंड किया। ग्रीस को भी कवर किया, फ्रांस को भी कवर किया उसने। ये लोग कहते हैं कि अपना एयरबेस नहीं देंगे। फ्रांस के ऊपर से आया, इटली के ऊपर से आया, उसका पूरा रूट हमने ट्रैक किया बिना एक्सरसाइज के। मुमताज भाई, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई बात नहीं कहता हूं। जो आलमी सतह पर ये लोग बात कह रहे हैं वो ठीक है, आप सुन लीजिए, लेकिन अंदर अंदर क्या खिचड़ी बनती है और कौन कब कहां पलट जाता है, यही इसी का नाम है जियो पॉलिटिक्स। जो जियो का ओ होता है ना, वो पूरा गोल होता है, उसमें कहीं से बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं होता है। आप घूम के कितना भी तेज दौड़ोगे, जहां से दौड़े हो वहीं पहुंचोगे। तो ये वही चल रहा है। हाँ, स्पेन ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, ये बात सही है। और स्पेन ने सारे यूरोपियन कंट्री से कहा है कि आप लोग खुद ही अपने बिजनेस अमेरिका से खत्म कर लो, इससे पहले कि अमेरिका आपकी इंसल्ट करे, आपको जलील करे। आप अपने बिजनेस वहां से खत्म करके और दूसरे देशों में बढ़ाओ। तो ये बात उन्होंने कहा है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चाइना में है, वो शी जिनपिंग से मिले। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हम लोग अपना दायरा वहां से समेटना चाहते हैं अमेरिका से। तो वो चीज समझ में आ रही है कि आपने स्टेटमेंट भी दिया, आपने निंदा भी की, आपने अपना एयरबेस नहीं दिया, आपने अपना एयर स्पेस भी नहीं दिया। आप पहुंच गए चाइना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आप दूसरों को बोल रहे हैं कि आप भी करो ये काम। तो ये चीज समझ में आती है कि ये बंदा, ये मुल्क अमेरिका का साथ देने के लिए इसने बहुत दूरी बना ली है। अमेरिका का साथ देने के लिए और भी कुर्बत की जरूरत थी, जो अब स्पेन के साथ नहीं रही है। बाकी ब्रिटेन ने कहा ये आपकी लड़ाई है, इसमें हम क्यों आएंगे, हम नहीं आ सकते, ये आपने हमसे पूछ के नहीं लड़ाई लड़ी, ये बोल के वो बैठ गया। लेकिन हुर्मुज के नाम पे वो आ सकता है, हुर्मुज के नाम पे फ्रांस को भी ला सकते हैं। ये कह करके चलिए हम लोग चलते हैं हुर्मुज के पास, अपने वॉरशिप खड़ा करते हैं और चल के वहां ईरान से बात करते हैं। तो ईरान तो एक, ये क्यों करवाएगा अमेरिका, ये भी आप जानिए। ये भी पॉलिसी है इजराइल की, यहूदी लॉबी की। वो इसलिए करवाएगा कि वो जानते हैं कि ये सारे वॉरशिप अगर ईरान के करीब जाएंगे तो ईरान इनके ऊपर हमला करेगा। तो ये जो आज हमारे खिलाफ खड़े हैं, ये फिर हमारे साथ यूनाइट हो जाएंगे। फिर नाटो की तरह हम इराक की तरह ईरान को घेर करके उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि फुट ऑन ग्राउंड के लिए आप खाली समंदर के रास्ते से ही आएंगे। आपके पास वहां से आने के लिए इराक का रास्ता भी है। वहां पर आपको वहां ईरान के अंदर आने के लिए अजरबैजान का भी रास्ता है। आपके पास बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान का भी लगता है, अफगानिस्तान का भी लगता है, तुर्कमेनिस्तान का भी लगता है। कई कंट्रियों का बॉर्डर जो है वो कनेक्ट होता है। हम खाली ये सोच के नहीं चले कि वो समंदर के रास्ते कैसे आ सकते हैं। अजरबैजान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है ईरान के साथ। वो इजरायली खैमे का बंदा है, वो भी अपने यहाँ से एंट्री दे सकता है। क्या इराक में तुर्की ने आईएस के लिए रास्ता हमवार नहीं किया था? मूसल से एंट्री नहीं करवाई थी अंदर इन हथियारबंद आतंकियों को विथ टैंक, विथ बंकर, क्या बोलते हैं उसको, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, टैंक के साथ। मूसल में जो एंट्री हुई वो टर्की से हुई। ये हमारे अर्दोगान खलीफा ने करवाया था इसको। तो क्या हम क्यों ना माने कि अजरबैजान वाला नहीं कराएगा? वो भी करा सकता है। तो रास्ते तो फुट ऑन ग्राउंड के बहुत हैं, लेकिन ये है कि उनके उतरते ही उनको निपटा दिया जाता है, या थोड़ा उनको अंदर आने दिया जाता है, घेर के मैं फिर मारना। आऊंगा राशिद रिजवी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। यहाँ कुछ बड़ी अपडेट्स आई है यहाँ पे, ये देखिए। एक तो बड़ी अच्छी न्यूज जो ईरान की, अभी ब्रिज का तो आपने सुना था,
जिसको हमला करके अमेरिका ने एक पुल को गिरा दिया था और उसे 72 घंटे में ईरान ने फिर बना करके और उस पर ट्रेन दौड़ा दी थी। वो काफी चला। और यहाँ पे देखिए हसन रिजवी साहब लिखा है, जंग में ईरान के 40 से 50 हजार मकान टूट गए, जिसमें से 10 से 15 हजार घर बनाकर लोगों को सौंप दिए गए। 10 से 15 हजार, यानी एक तरफ गिराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ तामीर हो रही है। लेकिन इजराइल में अगर हम देखें तो जो जून 2025 में गिरा था, अभी उसकी भी रिपोर्ट है कि वो तामीर नहीं हो पाया है। वहां मजदूरी नहीं है, वहां लोग ही नहीं, वहां बनाए कौन, वहां पे जाए कौन, मजदूरी कौन करे। और जो किराए के मकान में इस भरोसे के साथ दिया था कि आप किराए के मकान में रहो कि हम तुम्हें किराया देंगे, यानी सरकार उसका किराया अदा करेगी, वो सरकार किराया भी नहीं दे रही, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये अगर देखा जाए, और ईरान कितनी तेजी से अपने आप को स्टैंड कर रहा है। राशिद साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि हालत जंग में होने के बावजूद आप देखिए किस तरह से वो अपने आप को स्टैंड कर रहा है। इसके साथ साथ एक और खबर जो अमित शुक्ला जी ने दिया, अमित शुक्ला पाठशाला, मुमताज भाई, आज पाकिस्तान के 15 फाइटर जेट सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया। आखिर वजह क्या है, क्यों लैंड किया है, ये पूछ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हसन रिजवी साहब ने लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान ने अपनी एलीट फौज तैनात कर दी है, अमेरिका ने भी घेराबंदी शुरू कर दी है, समझो बिगुल बच चुका है। लेकिन रूस की एंट्री हुई है। नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने तो ओपनली कहा है कि अमेरिका का हम पर भारी दबाव है कि आप साथ दो, लेकिन हम साथ नहीं देंगे। दबाव तो है लेकिन उस तरह से यहाँ नहीं होगा। राजा सिंह राजपूत साहब आ गए, इस्तकबाल है। उन्होंने लिखा है कि इजराइल की जनता अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और उसकी अपनी सरकारी, अपनी पुलिस के द्वारा अपनी जनता के विरोध प्रदर्शन का दमन कर रही है। वहां बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल सही है। और हर सैटरडे को, हर वीकेंड पे वहां प्रोटेस्ट होता है, मैं आपको बता दूं। यानी वहां गैदरिंग जो है हर सैटरडे को वहां पे रेगुलरली जो है हो रहा है। ऐसे तो होता ही रहता है। तो ये वहां की सूरत हाल